नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे 3 खबर में स्वागत है आपका। 3 बजे 3 खबर की पहली खबर आपको बताते हैं। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच में नवजोत सिंह सिद्धू आज एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही सिद्धू पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे। वहां पर सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी यहां पर मौजूद हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सिद्धू को पंजाब कांग्रेस चीफ बनाने की चिट्ठी इस मुलाकात के बाद कभी भी जारी हो सकती है। और आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की भी संभावना है। सिद्धू के साथ ही प्रदेश में 2 अन्य कार्यकारी अध्यक्ष होने की भी उम्मीद है। कांग्रेस एक दलित और एक उच्च वर्ग से संबंध रखने वाले हिंदू को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने पर विचार कर रही है और इसी पर काम भी कर रही है। कार्यकारी अध्यक्ष के लिए राजकुमार वेरका और संतोख चौधरी के नाम पर विचार फिलहाल चल रहा है, क्योंकि दोनों दलित हैं और अकाली दल बसपा गठबंधन के प्रभाव का मुकाबला कर सकते हैं। हिंदू समुदाय से एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का उद्देश्य समीकरण को अच्छे से संतुलित करना हो सकता है और इस दिशा में काम करते हुए पार्टी विजय इंदर सिंगला को एक और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है। इतना ही नहीं, पार्टी चुनाव से पहले राज्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने और राज्य में दलित समुदाय को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने पर भी विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद फॉर्मूला तैयार किया गया है। पंजाब कांग्रेस में मुद्दों को सुलझाने के लिए गठित पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी। अमरिंदर सिंह और सिद्धू समेत राज्य के अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखने के लिए समिति के सदस्यों से मुलाकात की थी। आपको ये बता दें कि ये जो पूरा पंजाब में फेरबदल है वो प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद देखने को मिल रहा है। ये फेरबदल हो सकता है, हो ये भी सकता है कि पंजाब कैबिनेट में भी बदलाव किया जाए। जब कोई स्टेट का लीडर मिलता है, उनके बीच में क्या बातचीत हुई वो उसकी जानकारी मुझ तक नहीं हुई, उस तक मुझ तक नहीं हुई। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट को आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट को अपना नोट सबमिट करने आया था और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊँगा, आपसे बात। बिल्कुल, कौन कहता है? आप कृपा करके मेरे बयान को बहुत केयरफुली पढ़िए जो मैंने कहा है और शब्दों को समझिए क्या कहा है। अब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर क्या लिखता है वो आपका अपना सगल है। मैं आपके सगल में कोई दखल नहीं दे सकता। आप दोहरा दीजिए, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि उनके इर्द गिर्द फैसला होगा। इर्द गिर्द का मतलब तो आप समझते हैं ना। तो मुझे आप लोगों जैसे अनुभवी जो बरसों से वो जानते हैं कि जो कुछ मैंने कहा है उसका क्या मतलब है। और नंबर 2, जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट बात को क्लियर नहीं करती है तब तक मुझे भी जानकारी इस बात की नहीं हो सकती है कि इनफैक्ट उनका लास्ट डिसीजन क्या होगा। और मेरा आपको प्रॉमिस है, जैसे ही जो है मुझे आदेश मिलेगा और मैं फौरन भाग करके आपको
इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पवन शर्मा कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजय आहूजा हमारे साथ बीजेपी से समय जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन शर्मा जी, सवाल पहला आपसे ही होगा, क्या अब ये समझ लिया जाए कि पंजाब कांग्रेस को नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में नया अध्यक्ष जल्द मिल जाएगा? देखिए, ये बेसिकली तो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है और ये कहीं कोई प्लेटफॉर्म पे ऐसी डिस्कशन की बात नहीं है। जब भी कहीं अगर कोई ऐसा निकल के कोई संदेश आएगा तो वो सब आप लोग, मीडिया से कोई छुपा है नहीं, मीडिया के सामने होगा। अगर सिद्धू जी अध्यक्ष होंगे या कोई और अध्यक्ष होगा, चर्चाएं चलती हैं, चर्चा चल रही है और आगे हो सकता है सिद्धू जी हो, कोई और हो, और जब फाइनल हो जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। नहीं, लेकिन क्योंकि चर्चाएं अब इसीलिए चल रही हैं कि पंजाब में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले जैसी कलह इस समय सीएम और सिद्धू के बीच में चल रही है, उसको ठीक करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए, रणनीति आगे की इलेक्शन की तैयार करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखिए, ऐसा ना, ये आज कोई जो भी रणनीति होती है वो एक समय की तो होती नहीं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है। और ये चुनाव को लेकर हो या संगठन को लेकर हो, ये बातचीत चली आ रही है और आगे भी चलती रहेंगी। और कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं वो जो भी निर्णय लेंगी वो पार्टी के हित में होगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में होगा, उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। ठीक है संजय जी, आपके लिए टक्कर कड़ी हो सकती है अगर सिद्धू को जिम्मेदारी मिलती है, तो आपका रिएक्शन? संजय जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। पवन शर्मा जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा और सवाल ये होगा कि अगर सिद्धू को जिम्मेदारी मिलती है तो कितनी सक्सेस कांग्रेस होगी? देखिए, कांग्रेस आज अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर कांग्रेस के सामने कोई है ही नहीं, कोई पार्टी नहीं है। तो कहीं ऐसा तो है नहीं कोई टक्कर मिलने वाली है, कुछ ऐसा है। लेकिन हाँ, संगठन है, संगठन को अकाली और बसपा भी पूरा जीत का दम भर रहे हैं वो अपने स्तर पर। आपको भी पता होगा किस तरीके से वो एक डिप्टी सीएम के तौर पर दलित चेहरा लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कहीं भी इलेक्शन हो या कोई किसी भी राजनीतिक दल को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। हम लोग उसी हिसाब से किसी को भी कमजोर आंक नहीं रहे हैं। लेकिन हमारा एक अपना इंटरनल आकलन होता है कि हाँ, हमें किस हिसाब से संगठन को मजबूत करना है, सरकार के क्या क्या काम है जो जनता के सामने लाए जाएं। तो ये सब चर्चाएं होंगी और उसके जो भी अध्यक्ष बनेगा वो अपनी जिम्मेदारी उसी हिसाब से बखूबी से निभाएगा। हाँ, सिद्धू जी के साथ में एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि वो अपनी बात जो कम्युनिकेट करते हैं वो जनता के साथ में सीधी पहुंचती है। कई बार कई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे हम लोगों ने काम तो बहुत किए हैं लेकिन जनता के साथ में जो कनेक्शन होता है वो प्रॉपर हो नहीं पाता है। हाँ, सिद्धू जी के साथ में ये प्लस पॉइंट हमारा होगा कि हाँ, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो जनता तक पहुंचेगी। अन्य पार्टियों का कहना है कि आपकी पार्टी में बहुत ज्यादा संकट गहराता जा रहा है, खासकर पंजाब में इलेक्शन के चलते। अगर सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो संकट और ज्यादा गहरा सकता है। देखिए, ऐसा ना, जब बड़ा कुनबा होता है तो बड़े कुनबे में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत खटपट होती रहती है। जहाँ बर्तन इकट्ठे होते हैं वहाँ थोड़े से बर्तन अगर आपस में खटखटाएंगे नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी। तो ऐसे कहीं कुछ नहीं है यार, किसी बड़े घर में ऐसा होता है। आगे भी कहीं ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो उसको संभाल लिया जाएगा। अगर कांग्रेस में ही हो रहा है तो बर्तन खटखटा रहे हैं, लेकिन बीजेपी में कुछ होता है और वो लोग कहते हैं कि बर्तन खटखटा रहे हैं, तो सवाल आपके भी होते हैं। अगर देखिए, ये तो ठीक है संजय जी, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, आपके पास आऊंगी। संजय जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? संजय जी, नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, सिद्धू के हाथों में कमान आ सकती है, आपके लिए टक्कर और ज्यादा कड़ी हो सकती है, कितनी तैयारी आपकी इस समय? देखिए, सिद्धू जो है, नवजोत सिद्धू, वो सत्ता के लोभी हैं, उनको सत्ता चाहिए। पंजाब की जनता की हितों की रक्षा नहीं कर सकते वो तो अभी आप कांग्रेस से निकाले, कांग्रेस में उसको ना बनाए तो वो गई किसी और पार्टी में या अपनी पार्टी बना लेंगे। सिद्धू तो सिर्फ सत्ता के लोभी हैं। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, ये तो मैं थोड़ी डिसाइड कर रहा हूँ। जो उनका कार्यशैली है, जो उनका ये पीछे उनका कार्यकाल रहा है, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वो सत्ता के लोभ में काम कर रहे हैं। अभी हो सकता है कांग्रेस को ऐसा लग रहा हो, कांग्रेस आलाकमान को ऐसा लग रहा हो कि सिद्धू के हाथों में अगर कमान आ जाती है, उनको कोई बड़ा पद दे दिया जाता है तो कांग्रेस और ज्यादा तरक्की कर ले, सफलता और ज्यादा हासिल हो जाए, क्योंकि आगे इलेक्शन है। देखिए, ये कांग्रेस की सोच हो सकती है। हाँ,
भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है, वो पंजाब की जनता के हितों के लिए काम करती है और करती रहेगी। हितों की बातें तो कांग्रेस भी कर लेती है। करती है, ठीक है, करती रहे, लेकिन वो तो जग जाहिर है, वो जनता को पता है कि पंजाब सरकार ने, कांग्रेस ने क्या किया इस टाइम। आपस में लड़ते रहे। सिद्धू को तो सिर्फ अपना पद चाहिए, पहले उसको मंत्री बनाया, हटा दिया, आज फिर वो इलेक्शन आए तो फिर वो गरमा गया मामला। तो ये सत्ता के लोभी की बात नहीं हुई तो क्या हुआ। पवन शर्मा जी, प्रशांत किशोर की मुलाकात होती है सोनिया गांधी से, उसके बाद से ऐसी अटकलें शुरू हो जाती हैं कि शायद पंजाब कैबिनेट में फेरबदल भी हो सकता है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सीधी कमान सिद्धू के हाथ में दी जा सकती है। प्रशांत किशोर से मुलाकात सोनिया गांधी की, उसके बाद इस तरीके के कयास लगाया जाना क्या दिखाता है? देखिए, वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई भी मिल सकता है, तो पार्टी का में माहिर हो, कोई भी आदमी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये अफवाहें हैं या फिर जो भी हो, लेकिन ये चल रही थी कि शायद पीके अब कांग्रेस में आ सकते हैं और आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। देखिए, जो कयास आप लगा रहे हैं वही कयास सबका है अब, लेकिन वो तो कयास है ना, वो हकीकत तो है नहीं। और जब हकीकत सामने आएगी तो सबके सामने होगी, मीडिया के सामने सबसे पहले होगी। संजय जी, अगला सवाल आपसे होगा। सिर्फ कयासों की बात कही जा रही है, सिर्फ हकीकत कुछ नहीं है। देखिए, हकीकत तो वाकई जो जब सामने आएगी, जो पीछे का घटनाक्रम रहा है, उससे तो यही साबित होता है। हम तो कयास जो है वो पिछले घटनाक्रम से ही लगा सकते हैं ना, कि पिछला घटनाक्रम क्या रहा, सिद्धू के साथ क्या कितनी दुर्गति हुई, और उस दुर्गति को आज दूर करने के लिए आज इलेक्शन आ गए तो उसको फिर उस तरफ मोड़ दिया। तो इसको और मैंने जो आपको बात कही कि सत्ता का लोभी, तो वो गलत नहीं है कि इलेक्शन आ गए तो आज उस दिशा में काम कर दिया जो पहले 2016-17 में हुआ था। कैबिनेट मंत्री बनाया इनको, सिद्धू को, तब भी तो वही कांग्रेस थी, वही सोनिया गांधी थी। आपको नहीं लगता संजय जी, अगर सिद्धू के हाथ में कमान आ जाती है तो टक्कर आपके लिए और ज्यादा कड़ी हो जाएगी आपके, क्योंकि मजबूती कांग्रेस की बढ़ जाएगी। पहले का हाल आपका क्या हुआ था वो सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव को चुनाव की दृष्टि से लड़ते हैं। वो तो सभी पार्टियां कर लेती हैं। चुनाव को चुनाव के तरीके से ही कांग्रेस भी लड़ती है। आपने मेरे से पूछा कि आपकी जो कांग्रेस है, सिद्धू के आने से आपकी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। हाँ। हम चुनौतियों में पहले से ही तैयार रहते हैं। हाँ। मैंने आपसे सिर्फ यही कहा कि हम उससे, उनके आने से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनौतियां आपके लिए नहीं बढ़ेंगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, हमारे लिए चुनौतियां नहीं है। पहले कितनी सीटें आई थी वो याद है? पहले हम 23 सीटों में, हम गठबंधन में लड़ते थे, 23 आपको जो टक्कर मिली थे। थी वो कांग्रेस से मिली थी, किस तरीके से टक्कर मिली थी ये आपको पता होगा। अगर इस बार नेतृत्व परिवर्तन हो गया, नेतृत्व में कुछ बदलाव हो गया, मजबूती हो गई, तो आपके लिए और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। मैं ये कह रही हूँ, दिक्कत और ज्यादा हो सकती है। दिक्कत तो पहले हो चुकी है, पहले जो इलेक्शन हुआ था और बीजेपी का क्या हाल हुआ था ये सबको पता है। यही हाल हरियाणा में 2 सीटें आती थी हमारी, 2, 4, 6। 2014 में हम 47 नहीं, पंजाब में उसी को कोऑर्डिनेट करके बात कर रहा हूँ कि 2014 में हम 47 सीटों पे आए थे हरियाणा में, और आज भी हम पंजाब में सरकार बनाने की स्थिति में है। हम उसको मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सिद्धू के आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसको नेतृत्व दे चाहे ना दे। पवन शर्मा जी, बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है पंजाब में, ये कहना है संजय आहूजा जी का, जवाब दीजिए। देखिए, मुंगेरी डाल के हसीन सपने हैं, कौन नहीं ले सकता, सबको स्वतंत्रता है, भाजपा भी ले। वहाँ ये अपने पहले साथियों के भरोसे थे, अब अकेले पिलर पे खड़े हैं। तो कितने पिलर इनका कितना मजबूत है ये आने वाला वक्त बताएगा। पवन शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कैप्टन और सिद्धू को लेकर, क्योंकि बीच में जिस तरीके कि इसको बहसबाजी कहेंगे या फिर अंदरूनी कलह कहेंगे, कुछ भी कहा जा सकता है, बन नहीं रही है। दोनों में खटपट होती रहती है, कुछ ना कुछ आलाकमान से बातचीत होती रहती है, पंजाब से दिल्ली के दौरे होते रहते हैं, आलाकमान से बातचीत होती रहती है, कभी सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से या फिर राहुल गांधी से। ये चल क्यों रहा है, वजह क्या है इसके अंदर, कि अंदर चल क्या रहा है, ये सब जानना चाहते हैं, ये हो क्यों रहा है।
जो आपको पता है उतना ही मुझे पता है। इसका जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन शर्मा जी, जवाब आपको देना है, ये चल क्यों रहा है पंजाब कांग्रेस में? क्योंकि सभी जानना चाहते हैं, जगह जगह इसके उदाहरण पेश किए जाते हैं। जहां पर कांग्रेस डाउन होती है वहां पर सवाल यही किया जाता है कि पहले आप पंजाब को संभालिए, पहले आप अपने घर को संभालिए। पवन शर्मा जी जवाब दीजिए। पवन शर्मा जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि समय की भी कमी है। पवन शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस में इस समय जैसा घमासान चल रहा है ये पूरे देश को पता है, और यही वजह है कि अब परिवर्तन की तैयारी हो रही है। कोरोना संकट के बीच में कांवड़ यात्रा को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है, बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरीके से रोक नहीं रहेगी, सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा जारी रहेगी। अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से फिर से विचार करने की बात कही है। सर्वोच्च अदालत में अब ये मामला सोमवार को सुना जाएगा। यूपी सरकार को एक बार फिर से सोमवार को अपना जवाब देना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर यूपी सरकार अपना जवाब नहीं देती है तो कोर्ट फैसला सुना देगा। आपको बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में खुद संज्ञान लिया गया है। इधर कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस भी सख्त हो गई है। 24 जुलाई से हरिद्वार बॉर्डर की कांवड़ियों के लिए सील कर दिया गया है। डीजीपी की ओर से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इसी बीच खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद हरिद्वार प्रशासन ने एक फैसला लिया है, जिसके तहत उत्तराखंड से सटे यूपी के बॉर्डर पर गंगा जल के टैंकर रहेंगे। टैंकरों से जल लेकर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकते हैं। और आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई हुई है और इस दौरान चप्पे चप्पे पर उत्तराखंड पुलिस तैनात रहेगी। इस दौरान किसी भी कांवड़िए को उत्तराखंड में प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको ये भी बता दें, एक्सपर्ट की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। पहाड़ी इलाकों में उमड़ रही भीड़ पर भी सरकार की ओर से चिंता व्यक्त की गई है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जीवन सबसे पैरामाउंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन, और यूपी सरकार दोबारा अपना डिसीजन रिकंसीडर करे कांवड़ यात्रा का और मंडे तक हमें जवाब दे। अगर नहीं देता है तो हम खुद ही ऑर्डर पास कर देंगे अपना। देखिए, इस मामले में तो जो भी निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री जी लेंगे। कोरोना को भी देखना है, लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं, इन सबको समन्वय करते हुए कैसा रास्ता निकले जिससे सब लोग वहां उत्तराखंड पहले ही मना कर चुका है, तो इतना बड़ा तो नहीं होगा मुझे लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मामला चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अभी हम पत्रावली देखे नहीं है और परीक्षण के बाद ही कुछ कह पाएंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय है उनका हम अनुपालन करेंगे और पूरी तरह से हम विधिक कार्रवाई ही करेंगे। तो हम कह सकते हैं न्यायालय को संतुष्ट करेंगे। हाँ, जो भी माननीय न्यायालय कहेगा उसका हम टैंकरों से जल लेकर पूजा अर्चना कर सकते हैं श्रद्धालु। इस तरह की प्लानिंग की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी तरीके से रोक इसको लेकर नहीं लगाई गई है। उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी गई है कि इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ तौर पर कहा कि भगवान भी नहीं चाहेंगे कि कांवड़ यात्रा के समय लोगों की जान जाए, इसीलिए फैसला लेना बेहद जरूरी हो जाता है और ये फैसला जरूरी भी है। लेकिन यूपी सरकार पर इस समय सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से अभी तक रोक नहीं लगाई गई है पूरी तरीके से। अब
रोहित विक्रम सिंह संवाददाता देहरादून से इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रोहित, उत्तराखंड सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से पूरी तरीके से अभी रोक नहीं लगाई गई है। उसी तरीके से उसी को देखते हुए उत्तराखंड की तरफ से जो फैसला लिया जा रहा है कि गंगा जल बॉर्डर पर पहुंचाया जाएगा, वहां से लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्या जानकारी इस बारे में? जी काजल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चूंकि एक तरह से जनता से वादा किया था चुनाव के समय में कि कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, और लगातार कांवड़ यात्रा इसी के मद्देनजर कोरोना काल में ही पिछले वर्ष भी चलती रही। हालांकि उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो पिछले वर्ष ये यात्रा प्रतिबंधित थी, और इस वर्ष भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। हाईकमान से मुलाकात पुष्कर सिंह धामी की हुई है, आज सुबह ही देहरादून पहुंचे हैं, और फिलहाल इस बारे में कोई अभी प्रोग्रेस नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार से भी एक तरह से सवाल जवाब किया है कि कांवड़ यात्रा को कराने का क्या उत्तराखंड सरकार का ये अंतिम निर्णय है, और क्या उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कांवड़ यात्रा करा रही है, तो क्या इसके लिए कोई ठोस व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मसूरी के कैंपटी फॉल में जो एक भीड़ वाला वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, इसके परिपेक्ष में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि हमें भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को आधार बनाते हुए ये सवाल किया है कि जिस तरह से कुंभ में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्तजन हरिद्वार पहुंचे थे, अगर कांवड़ की यात्रा होती है, हरिद्वार में श्रद्धालु गंगा जल लेने आते हैं और जलाभिषेक करते हैं और दूर दराज के क्षेत्र में घूमने के चले जाते हैं, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इससे कैसे निपटेगी? क्योंकि सेकंड फेज पे जैसे तैसे कोविड के काबू पाया, लेकिन ये थर्ड फेज है, ये काफी विकराल रूप ले सकती है छोटे बच्चों को लेकर। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल जवाब हुआ है, और फिलहाल जो है राज्य सरकार की तरफ से, उत्तराखंड की राज्य सरकार की तरफ से इसको लेकर कुछ पहल की जा रही है कि जो पारंपरिक जो ट्रेडिशन चला आया है, जो मान्यताएं चली आई है, उनको आधार बनाकर, क्योंकि हरिद्वार से गंगोत्री से जो गंगा जल निकलता है, हरिद्वार से बिल्कुल शुद्ध रहता है, तो कांवड़िये वहां से गंगा जल लेते हैं और जलाभिषेक करते हैं अलग अलग धामों पर शिव जी के। रोहित, अगर यूपी सरकार की तरफ से रोक नहीं लगाई जाती है और कांवड़िये आते हैं उत्तराखंड की तरफ, उनको रोकने के लिए क्या तैयारी है बॉर्डर पर? देखिए काजल, अभी तो फिलहाल जो सरकार ने जो है जो निर्णय है, सभी प्रदेश के तमाम जिलाधिकारियों को निर्णय दे दिया है, और सरकार ने ये डीएम के पास पावर दे दी है कि जिलाधिकारी अपने स्तर से जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनसे आने जाने को लेकर रोक लगा सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि जिनके पास RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हो, ट्रू नॉट टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हो, या फिर एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हो, वही पर्यटक आ सकते हैं। तो कमोबेश यही स्थिति हो सकता है कांवड़ यात्रा में, यदि इक्का दुक्का आते हैं। और फिलहाल सरकार ने तो, उत्तराखंड सरकार ने तो ये अंतिम निर्णय ले लिया है, लेकिन अभी कुछ समय बचा है, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीएम आपस में वार्तालाप करें, कोई बीच का रास्ता निकलता है, तो जहां तक संभव हो सकता है उत्तराखंड के सीएम ये कह सकते हैं कि भाई सभी लोग अपना टेस्ट कराते आए, 3 टेस्ट हैं, इन तीनों टेस्ट में से जो नेगेटिव रिपोर्ट होगी उन्हीं लोगों को उत्तराखंड की सीमा में घुसने की इजाजत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से भी रोक नहीं लगाई गई है। तीसरी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से पहले केंद्र सरकार लगातार राज्यों के संपर्क में है। प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक करके हालातों का जायजा ले रहे हैं, और इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की। इन राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ना चिंता का विषय है। यूरोप के कई देशों में केस बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। लंबे समय तक कोरोना रहने से नए वेरिएंट का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में हमें इससे बचना होगा। हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं, ऐसे में सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बैठक के दौरान पीएम ने यह भी कहा कि अगर स्थिति नियंत्रित नहीं हुई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसके लिए हमें अभी से माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी राज्य सरकारों ने इस संकट के वक्त में एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरी लहर के दौरान कुछ राज्यों ने लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा ध्यान दिया। उसी कारण वो हालात को संभालने में कामयाब हुए। और उसी के साथ पीएम ने यह भी कहा कि पिछले सप्ताह तकरीबन 80% मामले इन्हीं राज्यों में हैं।
महाराष्ट्र में केरल से बढ़ते मामले चिंता का विषय है, क्योंकि सब दूसरी लहर के पहले लक्षण हैं। हमें एक बार फिर से टेस्ट, ट्रैक और टीका की रणनीति पर आगे बढ़ना होगा। पीएम ने यह भी कहा कि जहां संक्रमण ज्यादा है वहां वैक्सीनेशन काफी महत्वपूर्ण है। टेस्टिंग में सबसे ज्यादा RT-PCR तकनीक पर जोर देने की जरूरत है। सभी राज्यों में ICU बेड्स, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए फंड आवंटन किया जा रहा है। केंद्र ने 23,000 करोड़ का फंड दिया है, इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को मिशन मोड के तहत पूरा करना चाहिए। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप सभी ने अपनी बात रखी। अभी 2 दिन पूर्व मुझे नॉर्थ ईस्ट के भी सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जन से इसी विषय में चर्चा करने का अवसर मिला था, क्योंकि जहां जहां चिंताजनक स्थिति है उन राज्यों के साथ में विशेष रूप से बात कर रहा हूं। साथियों, बीते 1.5 साल में देश ने इतनी बड़ी महामारी से मुकाबला आपसी सहयोग और एकजुट प्रयासों से ही किया है। सभी राज्य सरकारों ने जिस तरह एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने का प्रयास किया है, एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की है, और हम अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे ही प्रयत्नों से हम आगे इस लड़ाई में विजयी हो। 3 बजे 3 खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।